नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं योर मनी और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा एक खास शो योर मनी लेकर हम एक बार फिर हाजिर हैं। जिंदगी के हर कदम पर पैसों की जरूरत के लिए किस तरह की प्लानिंग आपको करनी चाहिए, योर मनी में हम आपको न सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमाएं, उस बचत को आप कैसे और बढ़ाएं, ये सारी बातें भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं ताकि आप जिंदगी के हर गोल को अच्छी तरह से पूरा कर पाएं, अपने सपनों को पूरा कर पाएं और खुशहाल जिंदगी व्यतीत करें। अगर आप भी योर मनी में कोई सवाल पूछना चाहते हैं शो के दौरान तो आप हमारे ईमेल आईडी पर भी तो भेज ही सकते हैं yourmoney@nw18.com। आप हमें 7045220000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा योर मनी शो फेसबुक और ट्विटर पर भी लाइव है, तो आप यहाँ पर भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं और हमें पूछ सकते हैं। यानी जितने चाहें उतने ऑप्शंस आपके पास हैं यहाँ पर, जैसा आपको पसंद हो वैसे आप अपने सवाल पूछें। राइट, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के शो की। आज हमारे साथ हैं मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका योर मनी में, और आप स्टूडियो में हैं। यहाँ पर बातचीत करने का मजा और जो एक इंटेंसिटी है वो कुछ अलग ही होगी। तो चलिए, बहुत मजा आएगा आज। तो हम दर्शकों के सवाल लें उससे पहले जो हम रोज एक कुछ खास विशेष दर्शकों के लिए लेकर आते हैं, तो आज जो विषय हमने चुना है वो है सेक्टोरल फंड। तो पहला तो मेरा सवाल आपसे यही होगा कि ये होता क्या है, क्या होते हैं सेक्टोरल फंड्स? शुक्रिया विपिन जी, आज हम शो कर रहे हैं, ये आपने बुलाया, शुक्रिया। देखिए, जनरली अनुमान ऐसा देखा गया है विपिन जी के लोग जब भी निवेश करते हैं तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप ऐसे जो कैपिटलाइजेशन के फंड्स होते हैं उसमें करते हैं। हालांकि बहुत बार दर्शकों के क्वेश्चन आते हैं और कहीं ना कहीं सेक्टोरियल फंड्स होते हैं और उनको हमेशा दुविधा रहती है कि सेक्टोरियल फंड्स में निवेश करना चाहिए, कितना करना चाहिए और होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेटली सेक्टोरियल फंड्स एक ऐसा फंड होता है कि मिनिमम 80% ऑफ स्टॉक्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर सेक्टोरियल फंड्स में, चाहे वो बैंकिंग का फंड हो, टेक्नोलॉजी का फंड हो, कंज्यूमर वाला हो, रियल एस्टेट वाला हो, तो ऑटो सेक्टर का फंड हो, तो ऐसे ऐसे डिफरेंट सेक्टर में वो फंड डेडिकेटेडली इन्वेस्ट करता है। यानी जो स्टॉक्स होते हैं पोर्टफोलियो में वो सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स होते हैं और मिनिमम 80% जो स्टॉक्स लेते हैं वो सेक्टोरियल फंड होते हैं। चलिए, तो बहुत ही इजी है इसको समझना कि किसी सेक्टर विशेष पे आपका फोकस है, आप ऑटो में, रियल एस्टेट में, एविएशन में किसी एक सेक्टर को पकड़ रहे हैं, फार्मा एक्सेट्रा, और उसमें निवेश कर रहे हैं और 80% स्टॉक उसी से ये पूरा फंड बनता है। राइट, तो ये तो बात क्लियर हो गई कि क्या होते हैं। अब कैसे निवेश करना है? देखिए, ये पहले तो याद रखना है निवेशकों को कि ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि रिस्क, कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क बहुत ही होता है। क्योंकि आप एक पर्टिकुलर सेक्टर को करते हैं तो जनरली हम ऐसा कहते हैं कि मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए, बट सेक्टोरियल फंड्स में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और फंड मैनेजर, जब वो लोग, कोई भी फंड हाउस अगर कोई वो ये फंड लाता है सेक्टोरियल, तो कोई पर्टिकुलर टाइम और थीम देखकर लाता है कि ये शायद से अभी के आने वाले सालों में, और वो साल कितने होने चाहिए, कम से कम 5 साल से ज्यादा होने चाहिए, तो ही आप सेक्टोरियल फंड में डालिए। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, 5 साल से ज्यादा अगर होता है। मान लीजिए कि अगर आपको लग रहा है कि देश में हवाई यात्रियों की संख्या बहुत बढ़ रही है, लोगों ने ट्रैवल करना बहुत शुरू कर दिया है, नए नए एयरलाइन आ रहे हैं, मतलब एयरलाइंस का सेक्टर अच्छा चलेगा, तो अब 4-5 साल के लिए कुछ अच्छा दिख रहा है, तो ये एक फंड बन सकता है। फोकस्ड होता है, हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है, कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क होता है। यानी अगर आप देखें तो दूसरे, और साइक्लिकल, यानी कॉन्सेंट्रेटेड, फोकस्ड और साइक्लिकल, क्योंकि जरूरी नहीं, अभी हवाई यात्रा बढ़ रही है बट वो ये साइकिल में वो फिट भी होने चाहिए। एक अनुमान लगा सकते हैं हम कि बढ़ रही है तो शायद से एविएशन स्टॉक्स चलेंगे, बट उससे उल्टा भी हो सकता है। तो बहुत ही ध्यान रखना है, फोकस तरीके से वो निवेश करते हैं। राइट, तो चलिए, ये भी बात हो गई कि कैसे करते हैं। अब देखिए, चूंकि आपने कहा हाई रिस्क हाई रिटर्न, तो क्या ये सबके लिए है या चुनिंदा निवेशकों के लिए, किन्हें इसमें निवेश करना चाहिए? अनुमान हमेशा मैं विपिन जी ये कहता हूं कि आप जब भी आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाते हैं तो तभी सेक्टोरियल फंड को ना सोचे। आपने ओवरऑल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना लिया है और आपके पास ऐसे रूम है आपके पोर्टफोलियो में कि जहां पे आप 5 से 10% आप एक्सपोजर ले सकते हैं। और आपका टाइम होराइजन 5-7 से साल 7 से ज्यादा होना चाहिए, तो ही आप सेक्टोरियल फंड को रखिए, क्योंकि हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न है। बट अगर दाव उल्टा हुआ और मार्केट की उठापटक ज्यादा हुई तो सेक्टोरियल फंड में नुकसान
शॉर्ट टर्म में ज्यादा हो सकता है। तो ऐसे लोगों को ही रखना चाहिए तो जिनका लॉन्ग टर्म नजरिया हो, और आपने अपना सारा निवेश करने के बाद जो थोड़ा बहुत स्कोप आपके पास बच रहा है तो आप उसमें डालिए। क्लियर है? ठीक है जी। अब फाइनली अगर आप निवेश करने जा ही रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है? हमेशा हम दर्शकों को कहते हैं हमारे योर मनी शो में कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आपका ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म है और आप फोकस्ड हो कि आप विचलित नहीं होंगे आपके जब आप निवेश कर रहे हैं, तो उसके लिए फंड का ऑब्जेक्टिव और आपका ऑब्जेक्टिव दोनों का संतुलन होना चाहिए, आपको ध्यान में होना चाहिए। टाइम द मार्केट, यानी जब आप मार्केट को टाइम करने की सोच रहे हो तो टाइमिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए। या तो आप जो फंड हाउस में डाल रहे हो वो फंड मैनेजर की टाइमिंग और आपकी टाइमिंग दोनों मेल खानी होनी चाहिए। डेफिनेटली पास्ट रिटर्न के पर मत जाइए। सेक्टोरियल फंड्स ऐसा है कि पास्ट रिटर्न आप देखोगे, क्योंकि जैसे हमने कहा कि साइक्लिकल होता है, हाँ। तो पास्ट रिटर्न इसमें नहीं होगा। आपको स्टडी करना पड़ेगा, सेक्टर को समझना पड़ेगा, और या तो फंड मैनेजर या आपके वित्तीय सलाहकार होते हैं वो आपको अगर ये सही तरीके से समझाते हैं फिर ही उसमें निवेश करिए। और हाई रिस्क और हाई रिटर्न ये हमेशा ध्यान में रखना है। शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी सेक्टर में मत डालिए, दाव उल्टा भी हो सकता है। आपका टाइम होराइजन निश्चित करिए और फिर डालिए। तो मुझे लगता है कि आई थिंक जिस हिसाब से निवेशक यहाँ आते हैं, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड में पैसे इसलिए लगाते हैं कि थोड़ा सेफ रहें, बहुत ज़्यादा वो नहीं समझते हैं, तो किसी एक्सपर्ट कोई मैनेजर है जो लगा रहा है तो फिर उन्हें यहाँ वित्तीय सलाहकार की सलाह ले लेनी चाहिए जब वो सेक्टोरियल फंड स्पेसिफिक में पैसा लगाने जा रहे हैं। राइट, तो ये हमने आपको बता दिया कि सेक्टोरियल फंड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या सोच के बनाए जाते हैं, कौन इसमें निवेश कर सकता है और किन बातों का ध्यान इसमें रखना है। तो अगर ये बातें आपको भी सही लग रही है, समझ में आ रही है, तो हाँ, सेक्टोरियल फंड आपके लिए भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ एक लाइन के साथ कि एकदम से नहीं, आप किसी अच्छे वित्तीय सलाहकार से सलाह लें और फिर इसमें जाएं, क्योंकि यहाँ हाई रिटर्न है लेकिन साथ में हाई रिस्क भी एसोसिएट करती है। चलिए, तो बात हो गई सेक्टोरियल फंड की, और अब शुरुआत कर देते हैं आज के सवाल जवाब के सिलसिले की। हमारी पहली कॉलर है अपरमिता, और आप हमें अपरामिता, माफ कीजिए अगर आप फोन लाइन पर हैं तो मुझे आप ही अपना नाम बताइए, सही प्रोनाउंसिएशन क्या है इस नाम का? अपरामिता। अपरामिता, और इसका मतलब क्या हुआ अपरामिता? आई डोंट नो। आपको नाम का मतलब नहीं पता? एनीवे, खैर ये अच्छा नाम है अपरामिता। मतलब हम कभी आगे देख लेंगे, लेकिन आप मतलब की बात यह है कि आपने जिस चीज के लिए कॉल किया वो आप हमें बताइए, क्या सवाल है आपका? सर, मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 11,000 है। मैं 6 साल से इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ और मेरा अभी पोर्टफोलियो वैल्यू है 9,25,000। वेरी गुड। और मेरा SBI फोकस इक्विटी फंड में 2,000 रुपीज, SBI मिड कैप फंड में 1,000, SBI स्मॉल कैप फंड में 5,000, SBI कंट्रा फंड में 1,000 एंड आदित्य बिरला स्मॉल कैप में 2,000 है। ठीक है। और इसमें कोई मुझे चेंजेस करना है क्या? स्कीम सब ठीक है कि कोई चेंजेस चाहिए? और मुझे 15 इयर्स में मुझे 2 करोड़ का चाहिए वैल्यू। अच्छा, और क्या करेंगे आप ये 2 करोड़ का अपरामिता? मेरा बेटा का पढ़ाई के लिए मुझे चाहिए। ओके, चलिए, बढ़िया बात है कि आप अपनी बच्चे की पढ़ाई को टॉप प्रायोरिटी में रख रही है और वहां पैसे की कोई कमी नहीं होने देना चाहती। 2 करोड़ रुपए का आपका लक्ष्य है, इसको अच्छी तरह समझते हैं कि आपका पोर्टफोलियो कैसा है और क्या आप जिस पर्पस के लिए कर रहे हैं उतना काफी है, कुछ बढ़ाना भी पड़ेगा, सारी बातचीत समझते हैं। तो विरल साहब, अपरामिता का पोर्टफोलियो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा है और जो लक्ष्य और जो उनके दिमाग में है सारी चीजें, क्या उसके लिए सब पर्याप्त है? काफ़ी यूनिक नेम। डेफिनेटली इनको पहले तो सलाह ये होगी कि आपकी 11,000 की SIP चल रही है। अभी अगर हम देखें तो 6 सालों में करीबन आपने 9.25 लाख के आसपास का रकम जुटा लिया है। पोर्टफोलियो पे अगर पहले मैं कमेंट करना चाहूँगा, एक ही फंड हाउस, एक ही AMC के आपके कम से कम 4 फंड्स हैं। तो ये एक मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि देखिए, ऐसा पोर्टफोलियो ना बनाए। हर एक AMCs के एक फंड होने चाहिए और कैटेगरी भी अलग अलग होनी चाहिए। तो ये चीज़ अगर आप समझते हैं तो डेफिनेटली इसके ऊपर पहला आपका स्टेप लीजिए। जैसे अभी SBI AMCs के 4 फंड दिख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो नहीं होना चाहिए। आप अलग अलग AMCs के अलग अलग फंड लीजिए और कैटेगरी भी डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये दोनों पॉइंट मेरा डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप हो सके तो इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए। 9,000 की SIP से आप करीबन 15 सालों में 1 करोड़ 20 लाख के आसपास आप जुटा पाएंगे, बराबर है। तो 9,000 से आपका जो टारगेट, आपका लक्ष्य जो आपके दिमाग में है वो आप हासिल नहीं कर पाएंगे। और उसके लिए अगर आपके 2 करोड़ आपके दिमाग में है तो कम से कम आपको
32,000 की SIP, 32,000 की SIP आपको करनी पड़ेगी। अभी 9,000 की कर रहे हैं, तो टोटल SIP आपकी 32,000 की होगी, तो ही आप 2 करोड़ जुटा पाएंगे। तो सलाह यही है, फंड्स को थोड़ा चेंज करिए, कैटेगरी को चेंज करिए, एक ही सेम एम्स इसके ना रखिए और SIP को टॉपअप करिए। राइट, तो अपरामिता बिल्कुल साफ है, आपके 4 फंड बिल्कुल एक ही कंपनी के, वहां थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। और इंपॉर्टेंटली ये है कि जो अभी एक सवाल था कि जो 2 करोड़ का आपका लक्ष्य है, क्या वो मौजूदा निवेश से पूरा हो पाएगा? तो आई एम सॉरी, जैसा बता रहे हैं विरल कि नहीं हो सकता, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा आपको, वहां 32,000 के आसपास उसको पहुंचाना पड़ेगा। एक साथ नहीं कर सकते, तो 10-10% करके बढ़ाइए, धीरे धीरे बढ़ाइए, लेकिन थोड़ा उसके करीब जाते जाइए। और ये छोटे छोटे चेंजेस जो विरल ने आपको बताए हैं, आप जरूर कर दीजिए। हम शुभकामनाएं देते हैं कि आपका निवेश शुभ रहे और आप जिस पर्पज से अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं उसे आप पूरा कर पाए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। राइट, तो ये अपरामिता, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इसका कठिन था, लेकिन एक नया नाम सुनने को मिला, उन्हें उनके लिए सलाह हो गई। आगे हम चलते हैं और हमारे अगले कॉलर हैं मितुल साहब, जो कि हमें द्वारिका गुजरात से कॉल कर रहे हैं। मितुल भाई, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? सर, मैं द्वारिका गुजरात कृष्ण भगवान की नगरी से बोल रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं 5 साल से अभी SIP मेरी चालू है। मैं मंथली 16,500 की SIP है और मेरा पोर्टफोलियो अभी 11,25,000। बढ़िया। और मैं अभी रिटायरमेंट मेरा 15 साल है। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। ओके। और मुझे 2.5 से 3 CR चाहिए। ओके जी। और मुझे अब जानना है कि फंड कैसे है, जो मैंने पोर्टफोलियो भेजा है वो, और मैं हर साल 10 से 15% अपना पोर्टफोलियो इंक्रीज कर सकता हूँ। जी, बहुत ही अच्छा, सब कुछ बढ़िया लग रहा है आपका। बस एक चीज और बता दीजिए कि ये जो आपको 3 करोड़ चाहिए, तो पर्पस आपके क्या है इसके? पर्पस बेटे की पढ़ाई, मेन बेटे की पढ़ाई है, और रिटायरमेंट के लिए लमसम मीन्स के अभी मेन तो बेटे की पढ़ाई ही है। चलिए, बहुत बढ़िया। ये बात बड़ी अच्छी है कि सारे के सारे जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए सबसे पहले सेव कर रहे हैं, और ये सबसे अच्छी अप्रोच है, क्योंकि उनका भविष्य अच्छा तो सारी चीजें अच्छी, और साथ में हाँ, आपको अपना भी ख्याल रखना चाहिए। तो सेकंड नंबर पे जो प्रायोरिटी है वो रिटायरमेंट की है। बढ़िया है, बिल्कुल आपके उद्देश्य अच्छे हैं। अब ये कि आपका जितना निवेश है और जो आपका पोर्टफोलियो है वो कहाँ पे खड़ा है, वो हमें यहाँ पर विरल जी बताएंगे। तो सर, मितुल भाई के लिए क्या सलाह रहने वाली है? विपिन जी, उसके पहले मैं ये कहूँगा कि डेफिनेटली आपने कहा कि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो फोकस कर रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, रिटायरमेंट सबसे प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, वो भी है, क्योंकि सारे गोल्स के लिए आपको लोन मिल जाएगी, रिटायरमेंट एक ऐसा है बिल्कुल सही गोल नहीं मिलेगी। ठीक है, तो लोन आपको रिटायरमेंट के लिए नहीं मिलेगी। आपकी प्राथमिकता रिटायरमेंट के साथ बाकी और भी गोल्स होने चाहिए। आपकी करंट SIP 16,500 की चल रही है, 11 लाख आपने जुटा लिए है, तो यही है। आप भी थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपकी जो कैटेगरी ऑफ फंड्स हैं वो थोड़े से जैसे एक्सिस और कोटक के फंड है, वो सेम काइंड ऑफ कैटेगरी वाले फंड्स हैं, तो कैटेगरी सेम ना रखिए। आप हो सके तो एक्सिस का और कोटक का फंड आपके पोर्टफोलियो से निकाल कर आप कॉन्ट का वैल्यू फंड और या तो टाटा का स्मॉल कैप फंड, ये ऐसे 2 फंड्स हैं जो आप ऐड कर सकते हैं। कौन से निकालने हैं और कौन से ऐड करने हैं वो मैंने आपको कहा। हालांकि बात रही टारगेट की, 3 करोड़ आपको 15 सालों में हासिल करना है। ये SIP से आप डेफिनेटली, आपने कहा कि आप ऐड कर सकते हैं, बट आप जो अभी SIP कर रहे हैं उससे कम से कम आप 1 करोड़ 40 लाख के आसपास का कॉर्पस 12% अनुमान से आप हासिल कर पाएंगे। तो आपका जो लक्ष्य है वो आप हासिल नहीं कर पाएंगे। आपका लक्ष्य हासिल करने के लिए कम से कम आपको 50,000 की SIP करनी पड़ेगी। अगर आप 50,000 की SIP करते हैं तो आप 3 करोड़ जुटा पाएंगे आपके आने वाले 15 सालों में। तो SIP डेफिनेटली टॉपअप करिए, थोड़ा एग्रेसिवली टॉपअप करिए और फंड्स को चेंज करिए। कोटक और एक्सिस के फंड्स को निकालकर आप कॉन्ट और टाटा को ऐड कर सकते हैं। राइट, तो मितुल भाई क्लियर हैं चीजें? क्या आपको परिवर्तित करना है कोटक एक्सिस से बाहर, उसकी जगह क्वांट और टाटा आपको डालना है, क्योंकि सिमिलर टाइप की चीजें हो रही हैं, जबकि आपको थोड़ा डाइवर्सिफाइड चीजें चाहिए। दूसरा, अच्छी बात है, अभी आप 16,500 के SIP कर रहे हैं। 50,000 हमें भी पता है आप एकदम नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे उसको बढ़ाइए, अपने लक्ष्य के प्रति बढ़िए आगे, और हमारी पूरी शुभकामनाएं कि आप 3 करोड़ या उसके आसपास की रकम जरूर इकट्ठा कर लेंगे। और विरल भाई ने जो बहुत अच्छी बात यहाँ पे बोली है कि बाकी सारी चीजों के लिए लोन मिलेगा, लेकिन रिटायरमेंट के लिए लोन नहीं मिलता है, इसलिए वो आपका टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, वहां पर फोकस कीजिए।
बच्चों की पढ़ाई नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए सही बात है कि एजुकेशन लोन्स अवेलेबल हैं और आगे उसको आप या बच्चे कोई भी चुका सकते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के लिए कोई लोन आएगा नहीं। राइट, तो इसी सलाह के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल और कुछ ऐसी और जानकारी से भरी बातें। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं योर मनी और हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करा लें। विरल भट्ट साहब आज हमारे साथ बने हुए हैं, इनफैक्ट स्टूडियो में ही हैं, तो बातचीत उनसे लगातार हो रही है। तो चलिए उनसे आपके लिए कुछ और सवाल उनके जवाब लेते हैं। अखिल शर्मा अब हमारे साथ फोन लाइन पर आ गए, जो कि हमें कॉल कर रहे हैं अलवर राजस्थान से। तो अखिल जी, बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। क्या जानना चाहेंगे आप? सर मैं 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ हर महीने। हाँ। और मेरे फंड है सर ICICI प्रो मल्टी कैप में 5,000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 5,000, SBI स्मॉल कैप में 5,000 और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 5,000। ओके। मैंने इससे पहले कोटक फ्लेक्सी कैप में चल रही थी मेरी SIP, उसमें मेरी करंट वैल्यू 3 लाख हो गई थी, तो मैंने उस SIP को स्टॉप करके पराग पारिक में स्टार्ट किया सर। ओके, ठीक है। और मेरी करंट वैल्यू सर मेरी 12,50,000 रुपए है टुडे। और मैं सुकन्या समृद्धि योजना में भी 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, मेरे 4 क्वेश्चन है कि एक तो ये मेरे फंड है, क्या ये बिल्कुल सही है या फिर इसमें कुछ करेक्शन करना है? ठीक है। और सेकंड मेरा ये है कि मुझे 4 करोड़ रुपए चाहिए रिटायरमेंट के लिए 25 साल बाद। ठीक है। और थर्ड मेरा क्वेश्चन ये है सर, मुझे 8 लाख रुपए और इन्वेस्ट करने हैं, तो बताइएगा कि कौन से फंड में, क्या यही फंड सही रहेंगे या फिर कुछ और दूसरे फंड में इन्वेस्ट करूँ? और फोर्थ क्वेश्चन सर मेरा लास्ट ये है कि मैं सुकन्या में इन्वेस्ट करूं या कोई SIP में इन्वेस्ट करूं 25 साल के लिए बच्चे के लिए? ठीक, बहुत सारे सवाल पूछ लिए आपने अखिल जी, लेकिन कोई बात नहीं, जवाब देते हैं। राइट, तो बढ़िया, आप निवेश कर रहे हैं 20,000 का मंथली SIP। यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो आपने बता ही दिया। आपने देखिए, ये रिटायरमेंट के लिए इनका फोकस क्लियर है। आपकी सलाह सुन ली, बिल्कुल सीधा फोकस रिटायरमेंट पे है। बाकी चीजों के लिए भी करना चाहते हैं तो चलिए 4 सवाल है, आप जो भी जवाब दे दें एक एक करके। फंड आपके सही है, फंड में कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आप कोटक का फंड भी आपका जो चल रहा है वो भी काफ़ी अच्छा फंड है। हालांकि आपने PPFS फ्लेक्सी कैप में उसमें उसने आपने जोड़ दिया है, तो वो भी फंड सही है, तो फंड में कोई दिक्कत नहीं है। SIP आप 20,000 की कर रहे हैं। मैंने आपका जो पोर्टफोलियो देखा तो मैंने डेट और इक्विटी उसमें दोनों में अलग अलग मैंने कर दिया। तो मैंने देखा कि भाई आपका जो इक्विटी का पोर्टफोलियो है अभी कुछ 12.5 लाख का आसपास हुआ है, और अगर मैं डेट का पोर्टफोलियो भी मैं जोड़ दूं तो करीबन आपका 30 लाख का वैल्यू अभी बन रहा है, करंट वैल्यू है। ठीक है, तो और आपको इंक्रीमेंटल 8 लाख भी करना है, तो वो 8 लाख तो मैं डेफिनेटली यही सलाह दूंगा कि आप इक्विटी में ही करिए। और अभी पोर्टफोलियो, ओवरऑल पोर्टफोलियो हमेशा ये सलाह होती है कि 6 या 7 फंड ही रखिए आपके पोर्टफोलियो में। ज़्यादा फंड करते हैं तो दिक्कत हो सकती है उसको रिव्यू करने की, मेंटेन करने की और कुछ भी उसमें एक्शन लेने के लिए। तो आपके यहाँ पे अभी और 2-3 फंड आप ऐड कर सकते हैं। तो जो वो 8 लाख है, आप चाहिए तो वैल्यू फंड हो गया या फोकस्ड फंड हो गया, क्योंकि आपने ओवरऑल कैटेगरी भी काफ़ी अच्छी तरीके से सिलेक्ट की है। तो वैल्यू फंड सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप फोकस फंड कर सकते हैं या कोई एक सेक्टोरियल फंड भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो टारगेट है वो आपके SIP के पॉइंट ऑफ व्यू से आप आसानी से हासिल कर पाएंगे। डेट और इक्विटी को भी अगर मैं मिला लूं यहां से, तो भी आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छी तरीके से आप करीबन मेरे एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 17 करोड़ का पोर्टफोलियो सिर्फ आप म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बना सकते हैं, और बाकी के आपका पोर्टफोलियो आप डेट से बना पाएंगे। तो आपका जो टारगेट है उससे तो काफी ज्यादा आप डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे, और आपका जो एडिशन भी जो करना है वो भी आप इक्विटी में ही करिए। तो ओवरऑल जो आपका लक्ष्य है वो आप आसानी से हासिल कर पाएंगे। आपके बच्चों के एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो क्वेश्चन था कि आपको सुकन्या समृद्धि करना चाहिए या SIP करना चाहिए, वैसे देखने जाए टेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू से सुकन्या समृद्धि एक डेट प्रोडक्ट है और SIP होती है वो इक्विटी में होती है। हालांकि आप SIP डेट में भी कर सकते हैं, बट एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। बट लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू और रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से और फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हमेशा SIP को रखूंगा, क्योंकि वहां पे सुकन्या समृद्धि में आपका पैसा लॉक हो जाएगा जब तक आपकी बेटी 18 साल की नहीं होती है, और यहां पे SIP में आप कभी भी स्टॉप कर सकते हैं और कभी भी अगर पैसे की जरूरत पड़ी तो आप निकाल सकते हैं।
चलिए अखिल जी, तो बढ़िया, आपकी कहानी से काफी लोगों को भी सीखने का मिलेगा कि भाई कैसे आप अपने पैसे को सही तरीके से निवेश करें कि अपने लक्ष्यों को पाए। 17 करोड़ आप पा जाएंगे, और शायद क्योंकि 25 साल हैं इनके पास और इन्होंने अच्छी अर्ली शुरुआत की होगी, तो आज इतना बड़ा 30 लाख के आसपास का पोर्टफोलियो है। आई थिंक यही इसका राज है। सही कहा। चलिए, तो जल्दी शुरू कीजिए और छोटी रकम से बड़ा बनाइए, यही निवेश का मूल मंत्र है। तो चलिए अब फटाफट हम जाएं, कार्यक्रम को समाप्त करें उससे पहले हम विरल साहब के उनके पसंद के 4 फंड पूछेंगे। तो सर, आपके आज के क्या फंड सजेशंस होंगे? देखिए विपिन जी, हमेशा मार्केट को करंट सिचुएशन को पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सलाह देता हूं कि कौन से, अगर कोई भी निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में कुछ ऐड करना है या निकालना है या कोई नई शुरुआत कर रहा है, अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टी कैप फंड में कॉन्ट का एक्टिव फंड है, वो मल्टी कैप कैटेगरी पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऐड कर सकते हैं। हालांकि हमने सेक्टोरियल फंड की बात की, बैंकिंग और फाइनेंशियल का जो सेक्टर है हमेशा वेटेज हमेशा ज्यादा रहा है ओवरऑल कंपोजिशन में भी, तो एक टाटा का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फंड अगर सेक्टोरियल फंड को ऐड करना है। ओके। निपॉन का स्मॉल कैप यहां से हालांकि काफी बड़े हैं नो डाउट, बट यहां से अगर 10 साल 15 साल का लक्ष्य है तो निपॉन का स्मॉल कैप ऐड कर सकता है, और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पीपीएफएस का फ्लेक्सी कैप ऐड कर सकते हैं। चलिए, तो ये 4 फंड्स आपके स्क्रीन पर आपके सामने, जो आज विरल जी की सलाह और क्यों उन्होंने ये चुने हैं वो भी उन्होंने बता दिया है। तो राइट, आज के योर मनी से हम उम्मीद करते हैं कि आपको ढेर सारा फायदा होगा। आपके जो फायदे वाली बातें हैं, पैसे से पैसा बनाने वाली बातें हैं, उसमें आपके थॉट्स और क्लियर होंगे, और जिनको सलाह मिली उनको तो मिली। तो विरल साहब, जाने से पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और उनको 4 बेहतरीन फंड्स भी बताए। तो चलिए, आज की योर मनी में इतना ही। लगातार आप हमें सवाल अपने भेजते रहिए, हम तो रोज ही हाजिर होते हैं आपकी सेवा में। तो कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त पर, और कुछ और सवालों के जवाब और थोड़ी सी और फाइनेंशियल प्लानिंग। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।